चलिए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म, उस स्लाइडिंग टेक्निक जिसके माध्यम से मायोसिन का हेड एक्टिन के उस ग्रुप में जुड़ करके किस तरीके से स्लाइडिंग के द्वारा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसको जानने से पहले हम पूरी प्रक्रिया को एक सीक्वेंस में समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल्स लेकर के आते हैं, उसकी सिग्नल किस तरीके से पहुंचती है वो समझना जरूरी है। आप जानते हैं जिस तरीके से नर्व टू नर्व इंटरैक्शंस होते हैं उसी तरीके से नर्व टू मसल्स भी इंटरैक्शन होता है। कोई सिग्नल जब मोटर न्यूरॉन के द्वारा किसी मसल फाइबर तक पहुंचता है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन ने आकर के अपने न्यूरोट्रांसमीटर को जो आमतौर पर एसिटाइलकोलिन होता है तो एसिटाइलकोलिन को यहां पर रिलीज करता है, जिसके कारण वो एक्शन पोटेंशियल इस मसल फाइबर में आकर के ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस मसल फाइबर में सिग्नल यहां तक आकर के पहुंचा। कैसे पहुंचा उसको थोड़ा और डिटेल में चलने की कोशिश करते हैं। ये मोटर एंड प्लेट है। आप देखिए जहां पर इसका टर्मिनल मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट और मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटरैक्शन का जो पार्ट है, यहां जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, मोटर एंड प्लेट कहते हैं। अब इस मोटर एंड प्लेट में कैसे चीजें होती हैं उसको यहां पर देखते हैं। मोटर नर्व्स से जब एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा यानी मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब स्टिमुलेट करता है, वहां एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है तो ये आगे बढ़ता है। देखिए यहां हमने दिखाया है आपको सार्कोलेमा को यहां पर दिखाने की कोशिश किया है। सार्कोलेमा को अगर आप देखते हैं तो यहां पर आप समझेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सार्कोलेमा कहते हैं और ये भीतर अंदर खांचे के रूप में आप देखिए अंदर की ओर ये इनवर्ट इसका डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये इनवर्ट डिप्रेशन क्यों होता है, ताकि एक्शन पोटेंशियल भीतर तक जाए। क्यों भीतर तक जाए, क्योंकि जो इसका रियल जो फंक्शनिंग होगा वो इस एक्शन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स से भीतर एक्टिन और मायोसिन के हेड पर होना चाहिए। तो सिग्नल बाहर ही ना रह जाए, सिग्नल अंदर तक आए, इसलिए यहां पर नेचर ने भीतर डिप्रेशंस दिए हैं। अब सिग्नल यहां पर आया। अब इस चीज को एक बार और देखते हैं। नर्व मसल्स जंक्शन पर एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया, सार्कोलेमा के द्वारा यह सिग्नल यहां पर आया। ये टी सिस्टम हम कहते हैं। टी सिस्टम क्या होता है, टी शेप का एक सिस्टम बनता है जिसमें आप देखेंगे इधर भी यहां पर क्या होता है, टी सिस्टम एक नाम दिया हुआ है। टी सिस्टम का मतलब ये होता है ना कि ये अंदर की ओर जो डिप्रेशन है उसके इर्द गिर्द यहां पर, इधर भी आप कह सकते हैं, यहां पर भी कह सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, यहां पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे कनेक्टेड होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम यहां पर क्या कहते हैं, आप बताइए। मैंने पहले पिछले लेक्चर पे डिस्कस किया था, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटरैक्ट करता है। जो यहां पर सिग्नल आया है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इग्नाइट करता है। ये कैसे इग्नाइट करता है इसको आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए कोई जरूरी नहीं है जानना। बस इतना जानना जरूरी है कि सिग्नल भीतर गया तो इसने यहां पर अपने सिग्नल को अंदर जब ट्रांसमिट किया तो उसके कारण यहां पर कैल्शियम के चैनल्स खुल जाते हैं और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर पड़ा हुआ जो कैल्शियम आयन है, जो कैल्शियम आयन का जो स्टोर है वो बाहर की ओर रिलीज कर दिया जाता है। अब ये कैल्शियम आयंस चूंकि बाहर की ओर आ जाते हैं, जिसके कारण ये जब बाहर आते हैं तो साइटोप्लाज्म में इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। इनका कंसंट्रेशन बढ़ने पर ये कैल्शियम आयंस इस एक्टिन के फिलामेंट पर अपना काम दिखाते हैं। कैसे काम दिखाते हैं, ये ट्रोपोनिन सी से जुड़ते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था ना, आप देखिए ये एफ एक्टिन है, जो ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एफ एक्टिन हैं। ये सभी के सभी आपके एफ एक्टिन हैं। इस एफ एक्टिन से जुड़ा हुआ क्या है, यहां पर देखिए इसके एफ एक्टिन के जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन या जी एक्टिन कहते हैं। जी एक्टिन को मास्क किए हुए है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन मास्क किए हुए है और इसकी मास्किंग को कंट्रोल करता है ट्रोपोनिन। यहां देखिए जो फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन के जो फाइबर्स दिख रहे हैं, ये मास्क किए हुए हैं इसके ग्रूव्स को, यहां पर ग्रूव्स को ये मास्क किए हुए हैं, ऊपर से ढक लिए हैं। तो
ये जो मास्किंग है वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर ट्रोपोनिन इसको गवर्न करता है, वो इसको कंट्रोल करता है। तो कैल्शियम आयन सबसे पहले क्या करते हैं, कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन सी से आकर के जुड़ते हैं, और जब ट्रोपोनिन सी से आकर के जुड़ते हैं तो इसको उठा देते हैं, इसको खींचते हैं, जिसके कारण ये पूरा जो फाइबर्स हैं वो एक्टिन का एक्टिन का जो साइट है वो एक्सपोज हो जाता है। किसके लिए? मायोसिन से जुड़ने के लिए। तो वही चीज यहां लिखी गई है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन सी से जब कैल्शियम जुड़ता है, आप देखिए कैल्शियम आयन किससे जुड़ गए, ट्रोपोनिन सी से जुड़ गया, तो इसके कारण ट्रोपोमायोसिन, ये जो फाइबर्स हैं जो इसके साइट को मास्क किए हुए थे, वो ट्रोपोमायोसिन लैटरली शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण एक्टिन का जो साइट है वो एक्सपोज हो जाता है बाइंडिंग के लिए, किसके? मायोसिन से। तो इस वजह से क्या होगा, एक्टिन से अब मायोसिन के जुड़ने की गुंजाइश यहां पर देखने को मिलती है। आप एक बार फिर से देखें कि ये मायोसिन से जुड़ने के लिए यहाँ का जो साइट है वो एक्सपोज हो जाता है। इस चीज़ को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से यहाँ पर देखें, एक बार फिर से आप इमेज में देखें, बताया था कि इस पे कुछ ग्रूव्स होते हैं, उसको ढके हुए रहता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन को कंट्रोल करता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन सी जब कैल्शियम से आकर के जुड़ता है तो उसको पकड़ के खींच देता है, इसको पकड़ के खींच देता है, तो ये लैटरली ये शिफ्ट हो जाता है, तो ये पूरे के पूरे साइड जो है दिखने लग जाते हैं। तो इस साइट पर कौन आकर के जुड़ेगा? मायोसिन का हेड आकर के जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, चलिए उसको यहां पर देखते हैं। एक्चुअल में हम ये मान लेते हैं कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, लगभग एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया हुआ है। तो होता क्या है कि ये एक्टिन का जो फिलामेंट है वो एक्सपोज हो गया है। यहां पर ये जो फाइबर्स, ट्रोपोमायोसिन के जो फाइबर्स थे, उन्होंने क्या किया, इसके पूरे जो ग्रूव्स थे उनको ओपन कर दिए। वो ग्रूव्स जो एक्टिन फिलामेंट्स के जो ग्रूव्स थे, जो जी एक्टिन का जो ग्रूव्स था, वो सारा का सारा ओपन हो चुका। अब आप कल्पना कर लें, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन खींच दिया गया, साइड से हटा दिया गया है। अब क्या होता है, होता यह है कि अब ये मायोसिन का जो हेड है, आप यहां पर देखिए, एक बार फिर से यहां पर दिखाएं, आप इस चीज को यहां पर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि इसके पास दो चीजें हैं बहुत स्पेसिफिक, एक एक्टिन से बाइंड करने का साइट, और दूसरा ये है कि एटीपीएज एक्टिविटी का साइट है जो एटीपी की एनर्जी को तोड़ सकता है। तो अब होगा क्या, एटीपीएज से एक्टिविटी का इस्तेमाल करके, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का इस्तेमाल करके एटीपी को ब्रेक किया जाएगा। तो आप यहां पर देखें, एटीपी ब्रेक होकर के एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में बदलेगा, और अब ये एक्टिवेट हो चुका है, और यहां पर साइट भी क्या हो चुका है, ग्रूव्स भी एक्सपोज हो चुके हैं, जिसके कारण अब क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। ये जो है यहां पर जी एक्टिन का जो ग्रूव्स था उसमें जाकर के ये घुस गया, कौन, मायोसिन का हेड। यहां पर आप देखें तो ये मायोसिन का हेड इस ग्रूव में जाकर के घुस गया, जिसके कारण क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन हुआ है, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूटते एनर्जी इतनी बन गई कि ये जाके घुसा, और अब ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया है, और ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट किनारे हो जाते हैं। अब आप देखिए ये हट जाते हैं, यहां पर कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, यहां पर पावर स्ट्रोक लगेगा। आप ये क्या होता है, ये अंदर की ओर इसको खींचता है। आप देखिए ये यहां पर है, लेकिन यहां पर देखिए इसके शेप में मैंने अंतर दिखाया। अब ये परपेंडिकुलर, लगभग ये परपेंडिकुलर था, आप देखिए लगभग ये इस तरीके से था, अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। इसको यहां पर इसने क्या किया, अंदर की ओर खींच दिया, इसको कहते हैं स्लाइडिंग या रोटेशन कहते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये अंदर की ओर आ गया। जब इस तरीके से अंदर की ओर जब पकड़ करके खींचता है, यहां पर देखिए मैंने रेड कलर से दिखाया, जब मान लीजिए ये इसको पकड़ करके अंदर की ओर जब दबाव बनाएगा तो ये पूरी पूरी स्ट्रक्चर कहां चली जाएगी, अंदर की ओर खींच जाएगी। तो यहां पर एनसीईआरटी ने क्लियर कट कहा है कि होता क्या है, जब ये स्लाइडिंग के दौरान क्या होता है, ये जो आई बैंड है इसकी लेंथ कम हो जाएगी, जेड लाइन करीब आ जाएंगे। बात समझें आप, ये जो जेड लाइन है ये करीब आ जाएंगे, लास्ट उसमें समझें। इसमें क्या होता है, जेड लाइन करीब आएंगे, आई बैंड जो आइसोट्रॉपिक बैंड है, जो लाइट बैंड है, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो डार्क बैंड है उसकी थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम कहें, यहां पर इमेज बना करके देखें तो यहां पर देखिए रेस्टिंग स्टेज में क्या था, डार्क बैंड था, बीच में लाइट बैंड्स थे,
डार्क बैंड था, लाइट बैंड थे, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे देखिए जेड लाइन है, मैंने आपको बोला था ये जेड लाइन है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, ये जेड लाइन करीब आ जाते हैं, सारे जेड लाइन करीब आ जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जो ये देखिए ये सारे के सारे करीब आ गए हैं, यानी ये जो लाइट बैंड है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। डार्क बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से जो लेंथ ऑफ डार्क बैंड है या ए बैंड है, ए बैंड का जो लेंथ होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आई बैंड की लेंथ घट जाती है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। स्लाइडिंग यहां पर जब होता है तो इस दौरान होगा क्या, इस स्लाइडिंग के कारण जब एक्टिन अंदर की ओर घुसेगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ जो गैप है ये गैप खत्म हो जाएगा और ये देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये पूरी तरीके से काम होता है। यहाँ पर ये करीब आ गए और जब थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर एटीपी को बुलाया जाता है। एटीपी जो ही इससे बाइंड करता है ये इसके एक्टिव साइट को छोड़ देता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कैल्शियम को वापस पंप कर दिया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये जो कैल्शियम बाहर आए थे ये कैल्शियम वापस अंदर की ओर पंप कर दिया। कैसे पंप किया जाता है, क्यों पंप किया जाता है, वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये आपका मेडिकल एजुकेशन में जब आप फिजियोलॉजी, जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे तो ये चीजें देखेंगे। अभी आपके काम की चीज नहीं है, बस आपको ये समझना है कि थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये एटीपी से जुड़ करके ये रेस्टिंग स्टेज में आता है, ये इसके हेड को छोड़ देता है। यहाँ पर आप देखें एटीपी से जुड़ करके ये क्या करता है, इसके हेड को छोड़, मीन्स इसका हेड जो है यहाँ जो ग्रूव में घुस गया था उसको छोड़ देता है, साइड में रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है। कैल्शियम भी वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चले जाते हैं और ये जो ट्रोपोमायोसिन है वापस इसके जो ग्रूव्स हैं, एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं उसके ग्रूव्स को ढक लेते हैं। तो इस तरीके से एक रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है चीजें। तो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कि मसल फाइबर्स में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल आयंस पाया जाता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। आप जान सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। ऐसे एक सवाल है कि कैल्शियम आयन किससे बाइंड करता है, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है, जी एक्टिन से बाइंड करता है। आप आराम से बता सकते हैं ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, अगर ज्यादा स्पेसिफिक बोले। ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मायोसिन किससे जा करके बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है, जी एक्टिन से बाइंड करता है, या फिर ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। तो आप जानते हैं मायोसिन हेड जो है जी एक्टिन या फिर एफ एक्टिन से जाकर के जुड़ता है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि ये जो मसल्स फाइबर होते हैं इनके पास, यहां पर आप फोकस करें तो मसल फाइबर्स के पास क्या होते हैं, कुछ एनर्जी स्टोरेज के कुछ स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जिनको मायोग्लोबुलिन्स कहते हैं। तो ये स्टोरेज ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट्स होते हैं जिनको मायोग्लोबिन्स कहते हैं। मायोग्लोबिन्स की कंटेंट के आधार पर मसल फाइबर्स दो तरीके के दिखते हैं, एक रेड फाइबर्स होते हैं, एक वाइट फाइबर्स होते हैं। जिन मसल फाइबर्स के पास मायोग्लोबिन्स कम होते हैं वो व्हाइट फाइबर्स कहलाते हैं, जिनके पास ये ज्यादा होते हैं वो रेड फाइबर्स कहलाते हैं। ये एरोबिक रिस्पायरेशन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया खूब होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का स्टोर तो इनको मिलता ही है, इसलिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ये माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। जबकि व्हाइट फाइबर्स के पास चूंकि मायोग्लोबुलिन्स कम होते हैं इसलिए ये उतना ज्यादा ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि ऑलरेडी जो स्टोर्ड फूड वो एनर्जी जो रहती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो स्टोर्ड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी मदद से काम करते हैं। ये ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन व्हाइट फाइबर्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, मायोग्लोबिन्स की संख्या कम होती है, लेकिन एक चीज है कि इनके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं। तो इसमें कई और सवाल हैं, कौन सा फास्ट एक्टिंग है, कौन सा स्लो एक्टिंग है, वो सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस पर जा नहीं रहे हैं। लेकिन बस इतना समझ लें कि मायोग्लोबिन्स के आधार पे रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स का डिवीजन क्या है, इस चीज को आपको समझना होगा। एक चीज और समझ लें कि व्हाइट फाइबर्स में क्या होता है कि ऑलरेडी ये स्टोर्ड फूड पर डिपेंड करते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास कम होती है, सीधे सीधे ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज्यादा रखे हुए हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज्यादा रखने का फायदा क्या हुआ कि कैल्शियम का स्टोर ये फास्ट, तुरंत कैल्शियम का स्टोर ये बाहर निकालेंगे और
ग्लाइकोजन को तोड़ करके जो ग्लूकोज बनेगा, उससे जो भी एनर्जी मिलेगी, प्री फॉर्म्ड जो भी आज ऑलरेडी चीज़ें हैं, कैल्शियम की एनर्जी का, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाइट फाइबर्स के पास ज़्यादा है, तो इसलिए वो कैल्शियम को तुरंत बाहर निकालेंगे और फास्ट एक्ट करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है जो वाइट फाइबर्स होते हैं ये फास्ट फाइबर हैं, और ये अगर हम देखें तो इसके पास क्या होता है, ये फास्ट फाइबर्स होते हैं, और जबकि रेड फाइबर्स जो होते हैं स्लो फाइबर्स होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इनके पास क्या होता है कि ये खुद से एटीपी जनरेट करते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं, इनको खुद से एनर्जी का स्टोरेज डेवलप करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये जो है ऑलरेडी फास्ट एक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना थोड़ी सी ज़रूरी है।